Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. In this video, we are going to discuss about full wave rectifier from paper 3rd Electronics. First of all, what is rectifier? Rectification, the process in which alternating voltage is converted into direct voltage is called rectification. यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तन करना दिष्टिकरण कहलाता है. रेक्टिफायर दिष्टकारी. द इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स रेक्टिफिकेशन इज नॉन एज रेक्टिफायर. यानी जिस विद्युत युक्ति या उपकरण से दिष्टिकरण प्राप्त होता है वो दिष्टकारी कहलाता है. The unidirectional property of PN junction diode is used for rectification. जो PN संधि डायोड है उसकी एक दिशीय गुणधर्म यानी वो फॉरवर्ड बायस होता है जब वो चालन करता है, कंडक्ट करता है, करंट फ्लो होता है, और जब वो रिवर्स बायस होता है, पश्च बायस, तब उसमें करंट फ्लो नहीं होता, वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है. तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. Half wave rectifier. Half wave rectifier is that rectifier in which only half of the input alternating wave is converted into output direct wave. यानी इस दिष्टकारी के अंदर, अर्ध तरंग दिष्टकारी में, निवेशी संकेत का केवल आधा चक्र ही निर्गत दिष्ट तरंग में परिवर्तित होता है और शेष आधा अनुपयोगी होता है. इन दिस रेक्टिफायर ओनली वन PN जंक्शन डायोड इज यूज्ड. पूर्ण तरंग दिष्टकारी. दिस इज रेक्टिफायर इन विच कंप्लीट इनपुट अल्टरनेटिंग वेव इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट डायरेक्ट वेव. यानी इसके अंदर संपूर्ण चक्र को निर्गत दिष्ट तरंग में परिवर्तित किया जाता है. इसमें दो PN संधि डायोड का उपयोग किया जाता है और द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. यानी इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव की तुलना में ज़्यादा होती है. Now full wave rectifier. The circuit diagram of full wave rectifier is shown in given figure. ये इसका सर्किट डायग्राम दिखा रखा है, परिपथ आरेख. In this circuit, an alternating voltage source having voltage VI is connected to primary coil of the transformer T. प्राइमरी कोयल में एक सोर्स लगाया है, वोल्टेज सोर्स VI. And N terminals A and B of the secondary coil of the transformer are connected to P terminals of two similar PN junction diodes D1 and D2. जैसा कि अभी हमने बताया था कि दो डायोड का यूज़ करते हैं. ये सर्वसम संधि डायोड है, बिल्कुल एक समान है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है. तो सेकेंडरी कोयल के दोनों एंड्स को इन डायोड के P टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. Also the N terminals of this diode are connected together to a common point P. इनके N टर्मिनल्स को एक कॉमन पॉइंट P से कनेक्ट कर देते हैं. एंड दिस पॉइंट P इज कनेक्टेड टू द सेंटर टैप पॉइंट C ऑफ द सेकेंडरी कोइल. ये जो है थ्रू RL, इनके कॉमन पॉइंट को P को RL के थ्रू सेंटर टैप पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं. An alternating voltage VI is equal to EM sin omega t is applied at the primary coil of the transformer. जैसा हम चित्र में देख रहे हैं. Let any instant for positive half cycle of the alternating voltage VI. मान लो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त A जो सिरा होगा वो पॉजिटिव पोलरिटी का होगा, B सिरा जो होगा वो नेगेटिव पोलरिटी का होगा. तो ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा और डायोड D2 रिवर्स बायस्ड होगा. ये फॉरवर्ड बायस होगा यानी कंडक्टिंग स्टेट में होगा, चालन अवस्था में होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा. ये रिवर्स बायस होगा ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा. तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो करंट का पाथ इस प्रकार होगा, A P Q S C A. ये इसका करंट का पाथ होगा और वो करंट I1 होगी. D2 में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको I2 मान लें तो I2 इस समय 0 होगी, केवल I1 धारा प्रवाहित होगी और RL के अंदर QS की दिशा में प्रवाहित होगी.
अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ए जो सिरा है वो नेगेटिव पोलरिटी का होगा, बी सिरा पॉजिटिव पोलरिटी का होगा। तो ये इधर पी पर नेगेटिव आ रहा है तो ये रिवर्स बायस्ड होगा और ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी I1 0 होगा। ये कंडक्टिंग स्टेट में होगा, चालन अवस्था में होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा I2। तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी BD2PQSCB। ये इसकी करंट की डायरेक्शन होगी। दोनों ही स्थितियों में हम देखें कि RL के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, QS दिशा में होगा। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नेगेटिव साइकिल है या जो पॉजिटिव साइकिल है, लेकिन आउटपुट में दोनों ही पॉजिटिव साइकिल के रूप में हमें प्राप्त होता है। The waveform of output voltage V0 is found to be in accordance to the given figure। इसका जो वेवफॉर्म है तरंगाकृति, आउटपुट जो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त होगी। यहाँ ये तो इनपुट वोल्टेज बाहर से दिया है अपने प्राइमरी कॉइल में, वो एक साइन वेव के रूप में है। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो डायोड D1 कंडक्ट करता है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त होगा। उस समय D2 के अक्रॉस 0 प्राप्त होगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, जब डायोड D2 कंडक्ट करता है तो उस समय आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा D2 में करंट फ्लो होने के कारण। लेकिन दोनों को कंबाइन करें तो जो टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा या रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज होगा वो इस प्रकार होगा। यानी जो हमें करंट प्राप्त होता है या जो वोल्टेज प्राप्त होता है आउटपुट में, वो एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन वेरिंग करंट होता है, परिवर्ती धारा या परिवर्ती वोल्टता प्राप्त होती है। यानी पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज प्राप्त होता है, स्पंदमान धारा या वोल्टता प्राप्त होती है। तो यह रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन दोनों का सम हो जाएगा, V01 I1 RL हो जाएगा और V02 I2 RL हो जाएगा। लेट RF बी द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। दोनों ही डायोड का सेम रेजिस्टेंस मान लें फॉरवर्ड बायस्ड में, क्योंकि वो सिमिलर डायोड्स है। एंड RS बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हाफ पोर्शन AC या BC ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली है उसके आधे भाग का जो रेजिस्टेंस है वो RS ले लें। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL में से जो करंट फ्लो होगा इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 लेस देन T/2 I1 V/R फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का ये हो गया। VS का मान रख दिया, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी IM। इस समय I2 0 होगा। इन द नेगेटिव हाफ साइकिल जब ये होगा T/2 लेस देन T तो I2 ये हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो वोल्टेज है VS सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, उसकी वो पहली वाली स्थिति से 180 डिग्री के कलांतर पर है, उसका पाई का फेज डिफरेंस है, तो इसलिए या माइनस में होगा, यानी माइनस साइन माइनस ओमेगा टी हो जाएगा माइनस EM साइन ओमेगा टी। तो पाई का कलांतर होने के कारण, या इसको इससे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई होगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई यानी होता है माइनस साइन ओमेगा टी, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में आएगा। इस समय I1 का मान 0 होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, स्पंदमान धारा तथा वोल्टता का औसत मान। सिंस द करंट I इज ए यूनिडायरेक्शनल वेरिंग करंट, देयरफॉर टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिंग करंट क्या हो जाएगा, यानी जो करंट हमें प्राप्त हो रहा है आउटपुट में I, जो एक दिशीय परिवर्ती धारा है, इसलिए उसका समय औसत मान ले लेंगे IDC = 1/T 0 से TI dt। अब I का मान 0 से T/2 IM sin ओमेगा T है और T/2 से T माइनस IM sin ओमेगा T है, इसलिए इनको अलग अलग कर दिया। फिर IM बाहर ले लिया, फिर sin ओमेगा T का माइनस कोस ओमेगा T अपॉन ओमेगा हो जाएगा, दोनों में सेम लिमिट रख देंगे।
फिर ओमेगा टी इजिकल टू 2 पाई रख देंगे, कोस पाई -1 होता है, कोस 2 पाई + 1 कोस पाई -1 मान रख देंगे, तो IDC आ जाएगा 2Im/पाई, वेयर ओमेगा टी इजिकल टू 2 पाई। Therefore, average value of voltage across the load resistance is EDC इजिकल टू IDC RL, ओम्स लॉ से IDC का मान रख दिया, तो ये EDC का मान हो जाएगा। नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज, यानी RMS वैल्यू स्पंदमान धारा तथा वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान। फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इज नाउन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। यानी पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग का औसत लें और फिर उसका वर्गमूल निकालें, तो वो होता है IRMS। इधर स्क्वायर ले लिया इसलिए इधर स्क्वायर रूट हट गया। अब मान रख दिया I का Im sin ओमेगा टी, तो I स्क्वायर हो जाएगा Im² sin स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन 0 से T/2 में पॉजिटिव है और T/2 से T में नेगेटिव है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो दोनों ही स्थितियों में पॉजिटिव आएगा, तो इसको डबल कर दिया, 0 से T/2 करके इसको डबल कर दिया। अब 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1 - cos 2 ओमेगा टी, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट रख देंगे और ओमेगा टी इजिकल टू 2 पाई रख देंगे, तो ये Im²/2 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर है तो IRMS हो जाएगा Im/√2। दी RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा ERMS इजिकल टू IRMS RL, ओम्स लॉ से IRMS का मान रख दो तो ये आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की दक्षता कितनी है, दृष्टिकारी की दक्षता कितनी है। द एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट DC पावर टू द इनपुट AC पावर, यानी इनपुट AC पावर के रेस्पेक्ट में कितना DC पावर आउटपुट में प्राप्त हो रहा है, वो इसकी दक्षता से हम लेंगे PDC/PAC × 100%। तो आउटपुट DC पावर PDC जो RL के अक्रॉस होगा, उसके अंदर करंट, उसका स्क्वायर × RL, I²R फॉर्मूला होता है पावर का, IDC का मान रख दिया। इनपुट AC पावर, टोटल इनपुट जो दे रहे हैं वो सभी रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है वो करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, वही I²R फॉर्मूला लगाया, लेकिन इनपुट पावर के लिए करंट जो होगा वो IRMS होगा और RS + RF R हो जाएगा, तो PAC का मान ये हो जाएगा। दोनों मान इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। यदि R का मान RL की तुलना में बहुत कम है, देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी बिकम्स 81.2%, जो हम देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में डबल है, यानी द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में ये ज़्यादा दक्ष युक्ति है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। रिपल फैक्टर, it is defined as the ratio of effective value of output alternating components or ripples to the output average और direct component, यानी आउटपुट के अंदर AC का पोर्शन कितना आ रहा है DC की तुलना में। जितना AC का पोर्शन ज़्यादा होगा DC की तुलना में, उतना ही रिपल फैक्टर उर्मी का गुणांक ज़्यादा होगा। हम चाहते हैं कि AC पोर्शन कम से कम प्राप्त हो, तो रिपल फैक्टर का मान कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम होने पर वो रेक्टिफायर एक अच्छा रेक्टिफायर होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो R = IAC/IDC करंट के रूप में लें तो करंट का AC का मान कितना है आउटपुट में और DC का मान कितना है। अब नाउ टोटल पावर इन लोड, लोड में कुल शक्ति कितनी होगी, पावर ऑफ DC कंपोनेंट जो DC घटक होगा उसकी शक्ति और पावर ऑफ AC कंपोनेंट्स जो AC घटक होंगे उसकी शक्ति, दोनों का सम हो जाएगा। तो IRMS² RL जिसमें AC DC दोनों शामिल है, तो DC को अलग कर लिया और AC को अलग कर लिया, तो RL कैंसिल हो गया तो ये आ गया, तो IAC = ये हो गया। इसमें IDC से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। IRMS IDC का मान रख दें, सो सॉल्व करें तो 0.482 यानी 48.2%।
हमने पहले देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इसका मान आता 1.21, यानी 1 से भी ज़्यादा, यानी AC का मान DC की तुलना में ज़्यादा प्राप्त होता है, और इसमें AC का मान DC की तुलना में आधे से भी कम प्राप्त हो रहा है, यानी 0.5 से कम, आधे से कम है। तो दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ पीक इनवर्स वोल्टेज, प्रतिप शिखर वोल्टा। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट रिमेन्स प्रेजेंट ऑन डायोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। यानी डायोड के अंदर एक ऐसी अधिकतम वोल्टता विद्यमान रहती है उसके अक्रॉस, उसके आर पार, जब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। द डायोड यूज्ड इन एनी डिवाइस शुड हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट दिस वोल्टेज। किसी भी युक्ति के अंदर जब हम डायोड का उपयोग कर रहे हैं तो वो इस वोल्टेज को वो सहन कर सके, ऐसी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। सहन करने का मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज का मान वो सहन नहीं कर पाया तो उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूटन हो जाएगी, उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटने लगेंगे, सहसंयोजी बंध, जिसके कारण आवेश वाहकों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो करंट का मान एकाएक बढ़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि करंट का मान इस तरह ब्रेकडाउन से बढ़े, तो उसके लिए इस प्रकार डायोड का उपयोग करेंगे कि उस मैक्सिमम वोल्टेज जो उसके अक्रॉस लग रहा है, जब वो कंडक्ट नहीं करता है, जब उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो वो उसे सहन कर सके। The maximum voltage on a diode in full wave rectifier when no current is flowing through it is equal to the double of the peak value of input alternating voltage. फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो जब डायोड कंडक्ट नहीं करता है तब उसके अक्रॉस जो अधिकतम वोल्टता विद्यमान होती है वो 2 EM होती है, यानी जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रहे हैं उसके शिखर मान के दुगने के बराबर होती है। Therefore, peak inverse voltage for full wave rectifier is -2 EM, यानी उसे इस वोल्टता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि उसका मान EM होता है, लेकिन इसमें इसका मान 2 EM होता है। थैंक यू।